नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली और आप देख रहे हैं दुनिया भर के ताज़ा हालात पर हमारा कार्यक्रम सारा जहां। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराएंगे उन घटनाओं से जिनका असर होता है सारी दुनिया पर। हम बात करेंगे उन खबरों की जिनसे जुड़े हैं हमारे मुल्क के तार और जिनसे है हमारा सीधा सरोकार। लेकिन सबसे पहले इस हफ्ते की सुर्खियां। ईरान परमाणु विवाद पर समझौते के आसार, वियना में पश्चिमी देशों और ईरान के बीच आगे की बातचीत का एजेंडा तय। भारत ने अमेरिका से होने वाले सैनिक समझौते पर अफगानिस्तान के रुख का किया समर्थन, सैनिक असैनिक सहायता जारी रखने का दिलाया भरोसा। कतर पर विश्व कप की तैयारियों में लगे मजदूरों का शोषण करने के आरोप, 2 साल में 500 भारतीय मजदूरों की मौत। बहरीन के सुल्तान ने भारत को बताया मजबूत सहयोगी, द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती पर दिया जोर। और आइए अब खबरों का सफर शुरू करते हैं और देखते हैं इस हफ्ते हमारे आसपास कौन सी घटनाएं रहीं बेहद खास। बहरीन के शासक हमाद बिन ईसा अल खलीफा ने भारत का दौरा किया और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक रिश्तों की पैरवी की। हमाद बिन ईसा ने कहा कि मध्य पूर्व में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। हमाद बिन ईसा अल खलीफा का 3 दिवसीय भारत दौरा कूटनीतिक नजरिए से अहम है। इसका अंदाजा बहरीन के शासक की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के साथ मुलाकात से लगाया जा सकता है। हमाद बिन ईसा अल खलीफा घरेलू मोर्चे पर जनाक्रोश से जूझ रहे हैं। मध्य पूर्व में ईरान अमेरिका के बीच बेहतर होते रिश्ते, सीरिया में मजबूत होते बशर अल असद और हिजबुल्लाह का बढ़ता प्रभाव उनके लिए परेशानी पैदा कर रहा है। ऐसे में बहरीन अपने पारंपरिक सहयोगियों सऊदी अरब, पाकिस्तान और कतर के अलावा नए दोस्तों की तलाश में है। We are talking about 40 years of diplomatic relations. भारत और बहरीन के बीच रिश्ते यूं तो हजारों साल पुराने हैं, लेकिन 70 के दशक में तेल की बढ़ती मांग के चलते भारत ने बहरीन का रुख किया था। हालांकि दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार तकरीबन 110 करोड़ डॉलर का ही है, लेकिन बहरीन में काम करने वाले 4 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच रिश्तों की मजबूत कड़ी हैं। And 7,000 years of commercial ties. So there's a lot to expect and to do. 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाला बहरीन बहुत बड़ा नहीं है, मगर फिर भी लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा है। उपभोक्ता सामान बनाने वाली भारतीय कंपनियों के लिए यहाँ खासी गुंजाइश है। हालांकि अपने दौरे पर हमाद बिन ईसा ने कोई बड़ा समझौता भारत के साथ नहीं किया है, लेकिन उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच भविष्य के कई नए समझौतों के लिए रास्ता जरूर बना है। ज़ायगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। तो ये था बहरीन के सुल्तान का भारत दौरा। उधर पड़ोसी देश पाकिस्तान में सरकार और तहरीक तालिबान के बीच चल रही शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के बीच में ही टूट गई है। तालिबान ने ऐलान किया कि 2010 से कैदी बनाए गए 23 सैनिकों की उसने हत्या कर दी है। इसके बाद मंत्रिमंडलीय समिति के सदस्यों ने कहा कि तालिबान के साथ वार्ता जारी नहीं रह सकती। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी वजीरिस्तान में अपनी कार्रवाई फिर से शुरू कर दी है। खबर है कि वायुसेना की बमबारी में कम से कम 15 तालिबानी लड़ाकों समेत 30 लोग मारे गए हैं। हमें भी मेहमान एजेंसी के इस वाक़े पर अफसोस है और अगर मुश्तरक इजलास होता तो हम बाहम मिलकर तहकीकात करने और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम और मुल्क में अमन की मुकम्मल बहाली के लिए सर जोड़ कर बैठते। लेकिन अफसोस है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने हमें तालिबान करार देकर हमसे मिलने को मुलतवी कर दिया। उधर इस साल के आखिर तक अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी होनी है, राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और तालिबान के साथ रिश्तों पर भी बहस चल रही है। इस सबके बीच विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद अफगानिस्तान पहुंचे और उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत अफगानिस्तान के साथ सुरक्षा सहयोग जारी रखेगा। 2014 अफगानिस्तान के भविष्य के लिहाज से काफी अहम है।
अमेरिका से बिगड़ते रिश्ते, नाटो फौजों की वापसी, तालिबान का बढ़ता खतरा, देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव और इसके साथ ही पाकिस्तान का बढ़ता दबाव। तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच राष्ट्रपति हामिद करजई ने विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से मुलाकात की और कहा कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता भारत के लिए भी जरूरी है। हिंद ने आवाज तकाहती खलासो, ने आवाज मुसीबतों से खलासो, बल्कि बुदाम सुदा बलिए तो दुनिया दोनों खना लरी चिल्लस पिंजे लस काल ज़ख़ीरा पनी हिवात की प्रथा। विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के रुख का समर्थन किया और कहा कि कोई भी फैसला लेने का हक स्थानीय जनता और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को है। भारत ने अमेरिकी फौजों की वापसी के बाद अफगानिस्तान को सैनिक और असैनिक मदद जारी रखने का यकीन भी दिलाया। The garden of Afghan democracy. Like in India, no one can predict eventual outcomes of elections, and I know that a vigorous combat for democratic success is now taking place amongst alliances that might have been unimaginable only a few weeks ago. अमेरिका ने 2014 के आखिर तक अफगानिस्तान में अपने फौजी अभियान को खत्म करने का ऐलान कर रखा है, लेकिन ओबामा प्रशासन आतंकवाद से लड़ने के नाम पर यहां करीब 10,000 फौजी बनाए रखना चाहता है। इसके लिए अमेरिका अफगानिस्तान पर संधि करने का दबाव बना रहा है, लेकिन राष्ट्रपति हामिद करजई स्टेटस ऑफ फोर्स समझौता करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इस पर फैसला देश की अगली सरकार करेगी। ज़ैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। उधर भारत का मानना है कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता भारत के लिए बेहद जरूरी है। भारत अफगानिस्तान की विभिन्न परियोजनाओं में 1100 करोड़ डॉलर से ज्यादा का निवेश कर चुका है। अगर यहां फिर से तालिबान जैसी शासन व्यवस्था लौटती है तो स्थिति भारत के लिए अच्छी नहीं होगी। अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिरता और लोकतंत्र की मजबूती भारत के हित में है। तालिबान से भारत के रिश्ते कभी बेहतर नहीं रहे और न ही दोनों पक्षों ने इस मामले में कभी कोई पहल की। लेकिन अगर अफगानिस्तान सरकार तालिबान के साथ शांति की पहल करती है तो भारत को कोई एतराज नहीं है। Careful calculation about when the bilateral security agreement should be signed, and I think the Americans are also reflecting on how to move forward. अफगानिस्तान में स्टील उत्पादन और खनन के अलावा भारत अफगानिस्तान को सैन्य प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, सड़क, बिजली और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी कई परियोजनाओं में मदद कर रहा है। सामरिक दृष्टि से अफगानिस्तान अहम है क्योंकि यहाँ की स्थिति का सीधा असर पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के रिश्तों पर पड़ता है। अफगानिस्तान द ज़राअती उलूम और टेक्नोलॉजी द मिली पहंतुन दलारी बल्कि लुई सादराती मरकज भूमि और लुई तहकीकात मरकज भूमि और दा बज़मुर द हिंद तरमाबैन। अफगानिस्तान को लेकर भारत के पड़ोसी देश भी चिंतित हैं। हाल के दिनों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हामिद करजई से मिल चुके हैं। भारत की चिंताएं चरमपंथियों को लेकर है जो अफगानिस्तान में भारतीय हितों के लिए बड़ा खतरा है। करजई के रुख के समर्थन के बावजूद भारत चाहता है कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सारी सेनाएं न हटाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब से ठीक 50 दिन बाद अफगानिस्तान में चुनाव होने हैं। उसके कुछ माह बाद वहां से नेटो सैनिकों की वापसी होनी है। अमेरिका ने कहा है कि वो वहां से अपने सैनिकों की वापसी करेगा, लेकिन फिर भी कम से कम 10,000 अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में ही रहेंगे। अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति और वहां भारत और अफगानिस्तान के बीच जो राजनयिक संबंध है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ राजनयिक मीरा शंकर। बहुत बहुत स्वागत है मीरा जी आपका। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, आपका एक लंबा तजर्बा है भारतीय विदेश सेवा में और कई देशों के साथ कूटनीतिक रिश्ते बनाने में, खास करके सार्क देशों में। अब अफगानिस्तान भी चूंकि सार्क का हिस्सा है और भारत के लिए एक बेहद सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है, वहां 1100 करोड़ से ज्यादा का निवेश भारत ने किया हुआ है। तो भारत अफगानिस्तान में होने वाली कोई भी घटना जाहिर है भारत के लिए चिंता की बात होगी। अभी वहां जो चुनाव होने हैं उसको लेकर आप क्या परिदृश्य देखती हैं? क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान के हालात कुछ बेहतर होंगे? अब ये एक महत्वपूर्ण
चीज है कि पहली बार अफगानिस्तान अपनी सरकार दूसरी बार सोचिए अपनी सरकार चुन रहा है जी। इसमें राष्ट्रपति करजाई नहीं भाग ले सकते क्योंकि उनका दूसरा टर्म हो गया है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक वो दोबारा से नहीं लड़ सकते जी। इसमें करीब 11 उम्मीदवार हैं, पहले तो और भी थे पर 16 खारिज कर दिए इलेक्शन कमीशन ने। और इनमें कई ऐसे नेता भी हैं जो पहले भी सरकार में रह चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, जैसे अब्दुल्ला हैं जो पहले विदेश मंत्री थे, और गुलाम रसूल हैं जो खुद भी विदेश मंत्री रह चुके हैं, अब्दुल घनी हैं जो वित्त मंत्री रह चुके हैं, और करजाई के भाई भी हैं। तो काफी जोर शोर से वहां पे कैंपेनिंग चल रही है। वहां ये बात कही जा रही है कि काफी लोग इस बार ये मान के चल रहे हैं कि हालांकि अफगानिस्तान में नई सरकार के बने हुए और लोकतंत्र की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी वहां इस बात का खतरा बना हुआ है कि अफगानिस्तान में तालिबान फिर से सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। और गुलबुद्दीन हिकमतयार साहब ने तो ये कहा है कि वो ऐसे किसी व्यक्ति का समर्थन करेंगे जो उनके ज्यादा नजदीक होगा। तो आपको क्या लगता है कि तालिबान की वापसी एक बार फिर हो सकेगी क्या अफगानिस्तान? अब ये तो एक खतरा है और अफगानिस्तान में स्थिरता और शांति भारत के लिए बहुत अहम है जी। अफगान सरकार ने तालिबान से बातचीत करने की भी कोशिश करी है। प्रेसिडेंट करजाई ने अभी बताया है कि दुबई में वो तालिबान के लोगों से मिले हैं, पर वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान इसमें दखल दे रहा है जी। उसमें दबाव भी डाल रहा है तालिबान के ऊपर कि वो सीधे अफगान सरकार से नहीं बातचीत करे। लेकिन माफ कीजिएगा, जो बातचीत खुद पाकिस्तान सरकार कर रही थी तालिबान के साथ, क्योंकि उनके यहाँ भी काफी गड़बड़ चल रही है और अभी उनके 23 सैनिक मार दिए तालिबान ने, उसके बाद अब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है और उसके बाद से खबरें ये आ रही हैं कि अब शायद पाकिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कोई बातचीत न हो पाए। लेकिन मीरा जी, मैं काफी समय से सुनता आ रहा हूं, अमेरिका ने भी एक बार गुड तालिबान बैड तालिबान का एक शोशा छोड़ा था और दुबई की जो बातचीत है उसमें भी ये कहा गया था कि ये गुड तालिबान के साथ में बातचीत हो रही है। क्या वाकई आपको लगता है कि अगर इस बातचीत अगर सफल रहती है, जिसपे बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है, तो भी क्या तालिबान के दोबारा वापस में सत्ता में आने का रास्ता नहीं साफ हो जाता? ऐसा है कि लंदन में एक दफे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें इन्होंने सब लोगों ने ये तय किया था कि बातचीत और समझौते के लिए तालिबान के साथ कुछ मुद्दे जरूरी हैं और उनमें से ये था कि तालिबान को हथियार अपने छोड़ देने चाहिए, आतंकवाद छोड़ देना चाहिए और जो अफगानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मान लेना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म को मान लेना चाहिए। तो बात ही खत्म हो और जाएगी। इसके ऊपर अगर बातचीत चलती है तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए। तालिबान को भी अफगानिस्तान के होगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। अब वो देखना पड़ेगा अगर संभव है कि नहीं, इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न भी है। जैसे कि मैंने बोला कि पाकिस्तान भी दबाव डाल रहा है तालिबान के ऊपर कि वो बातचीत नहीं करे। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना, ये अलग अलग है। अफगान तालिबान अलग है और पाकिस्तान तालिबान अलग है। अगर हम भारत अफगान रिश्तों की बात करें, अभी हमारे विदेश मंत्री भी वहां थे और 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, भारत सरकार अस्पताल बना रही है, कॉलेजेस बना रही है, अफगानिस्तान के नवनिर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। लेकिन जब भारत अफगान रिश्तों का सवाल आता है तो हमने हामिद करजई को कहते सुना है कि भारत हमारा दोस्त है, पाकिस्तान हमारा भाई है। इस सब के बावजूद उनका झुकाव हमेशा पाकिस्तान की तरफ ज्यादा रहता है। तो आज की तारीख में अगर हम भारत अफगानिस्तान रिश्तों की बात करें तो किस तरफ जा रहे हैं? भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं और जो अफगान जनता है ये नहीं कि कोई एक लीडर पे निर्भर है।
अफगान जनता है, कितने सारे पब्लिक ओपिनियन सर्वेज हैं, सब में यही निकलता है कि भारत एक ऐसा देश है जो सारे अफगानियों को पसंद है सबसे ज्यादा। चाहे बीबीसी का सर्वे हो, चाहे गैलप पोल हो, सब में यही निकलता है। और भारत ने काफी कुछ किया भी है और करेगा भी। तो आपको लगता है कि अगर अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन होता है, जिसकी संभावना इस बार काफी दिखाई दे रही है, तो उससे भारत अफगान रिश्तों पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा? अब वो देखना पड़ेगा कैसे आगे मामला निकलता है, ये कोई कह नहीं सकता अभी। पर ये हम कह सकते हैं जरूर कि भारत का अफगानिस्तान के प्रति एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। भारत भी ये चाहता है कि सरकार वहां अगर तालिबान से बात करती है और स्थायी समाधान और शांति की तरफ अगर कोई बात बढ़ती है तो वो उसका समर्थन करता है। लेकिन जो तजर्बा ये बताता है कि ये कोई अच्छा अनुभव नहीं रहा। एक तो नेटो और अमेरिकी जो सेनाएं हैं वहां पे, वो 2014 के अंत तक वापस चली जाएंगी। वो भी कह रहे हैं 10,000 नहीं जाएंगी। अभी 54,000 हैं, 57,000 टोटल मिला करके, लेकिन अभी अमेरिका कह रहा है कि 10,000 सैनिक तो इसके बावजूद वहां रहने वाले हैं। अब वो कह रहे हैं कि रहने चाहिए जी। अब उनकी बातचीत चल रही है अफगान सरकार के साथ, और ये भी है कि एकदम से अगर सारी सेना वापस चली गई तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मामला गंभीर भी हो सकता है। तो इस वजह से थोड़ा मेरे ख्याल से अगर अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच कुछ समझौता हो जाता है इस मामले में, तो स्थिरता के लिए अच्छा ही रहेगा। बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अमेरिका के साथ भी अब अफगानिस्तान के रिश्ते वो नहीं हैं जो युद्ध के फौरन बाद या करज़ई सरकार के बनने के बाद हुए थे। उन रिश्तों का क्या भविष्य देखती हैं आप? अब जो अफगानिस्तान के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों का महत्व है, क्योंकि जैसे अफगान सुरक्षा के लिए भी जो सहायता चाहिए या उनके विकास के लिए जो सहायता चाहिए, उसमें अमेरिका अभी भी एक अहम रोल प्ले करेगा। पर इस वजह से ये भी जरूरी है कि दोनों जो भी समस्याएं हैं दोनों के बीच, वो सुलझा लें। मीरा शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने और इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखेंगे कतर में होने वाले फुटबॉल विश्व कप को लेकर क्यों उठ रहा है विवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सारा जहां, और अब देखते हैं खबरें पश्चिम एशिया से। ईरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत अब मार्च में होगी। वियना में हुई बैठक में अगले दौर की चर्चा के लिए एजेंडे पर सभी पक्षों ने सहमति जता दी है। इसके बाद ईरान विवाद का हल निकलने की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक दशक से ज्यादा पुराना विवाद अब हल होता दिख रहा है। वियना में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, चीन और रूस के साथ बैठक में अंतिम कार्य योजना को लेकर ईरान सहमत हो गया है। ईरान ने कहा है कि संबंधित सभी देश समझौते के लिए तैयार हैं और मार्च के अंत में बातचीत के लिए फिर मिलेंगे। Identified all of the issues we need to address in reaching a comprehensive and final agreement. There is a lot to do. वियना में संबंधित देशों के बीच भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा हुई। इसके तहत ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निलंबित रखने के बदले प्रतिबंधों में रियायत देने का मुद्दा शामिल है। यूरोपीय संघ ने अब तक की प्रगति पर संतोष जताया है। कार दुश्वार ख़वाहद बुद वली हर दो तरफ एहसास मिकोनिम के शुरूए खूबी बराए इन कार दुश्वार बुदे। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का आरोप है कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कामों के लिए है। पश्चिमी देशों ने ईरान पर आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। उम्मीद है कि वार्ता में प्रगति के साथ ईरान को इन प्रतिबंधों में कुछ छूट मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
उधर कतर में 2022 में आयोजित होने वाले फुटबॉल विश्व कप को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। वहां कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में लगे दूसरे देशों से आए मजदूरों का बेरहमी से शोषण करने के आरोप लग रहे हैं। पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से खबर आई कि कतर में नेपाली मजदूरों को बहुत बुरी परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है। इसके बाद अंग्रेजी अखबार गार्जियन में छपा कि पिछले 2 साल में कतर में तकरीबन 500 भारतीय मजदूर जान गंवा चुके हैं। निर्माण कार्यों में लगे लोगों को मजदूरी न दिए जाने, खतरनाक स्थितियों में काम कराए जाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। Also keine Fortschritte habe ich gesehen, dass die katarische Regierung auch nur ansatzweise dieses Kafala-System, dieses Sponsorsystem कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसके लिए स्टेडियम और सड़कों सहित कई तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं। इन परियोजनाओं में हजारों की तादाद में मजदूर काम कर रहे हैं, जिनमें नेपाली और भारतीय नागरिकों की खासी संख्या है। Aber immer in enger Zusammenarbeit, auch mit den Verantwortlichen, gerade auch in den Arbeitsorganisationen, bei den Gewerkschaften, bei der Politik und natürlich auch. हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को गलत बताया है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, उनमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। कतर में 5 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं और पहले भी इन मजदूरों के रहने और काम करने के हालात पर सवाल उठते रहे हैं। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। उधर पश्चिम एशिया के एक अहम देश लेबनान में प्रधानमंत्री तम्माम सलाम के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया है। पिछले 10 महीनों से सरकार में हिस्सेदारी को लेकर लेबनान के राजनीतिक गुट अड़े हुए थे। आखिरकार गतिरोध टूटा और नई सरकार का ऐलान कर दिया गया। पड़ोसी देश सीरिया में 2011 में गृहयुद्ध छिड़ गया था, जिसकी आंच लेबनान तक आ गई है। हसन नसरुल्लाह के नेतृत्व वाले हिजबुल्लाह के सदस्य सीरिया में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, तो सीरिया के कई विद्रोही संगठन लेबनान में पनाह लिए हुए हैं। इसके चलते आए दिन लेबनान में जातीय हिंसा की वारदातें होती रहती हैं। वस्सब्र वत्तअन्नी वल्मुरूना वुलिदत हुकूमत अल-मस्लहा अल-वतनिया। लेबनान में पिछले 10 महीनों से 3 बड़े राजनीतिक दलों के बीच मंत्री परिषद के गठन को लेकर रस्साकशी चल रही थी। हिजबुल्लाह को अशरफ रिफी के आंतरिक मंत्रालय संभालने पर एतराज था। पूर्व प्रधानमंत्री साद हरीरी हिजबुल्लाह के सरकार में शामिल होने पर खुश नहीं थे, जबकि राष्ट्रपति मिशेल सुलेमान ने हिजबुल्लाह के बिना बनने वाली किसी सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। हिजबुल्लाह के सहयोगी संगठनों वाले 8 मार्च अलायंस और साद हरीरी के नेतृत्व वाले 14 मार्च अलायंस के बीच सहमति मुश्किल से बनी है। नई सरकार के सामने आपसी गतिरोध भुलाकर देश को आगे ले जाने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर इटली में राजनीतिक अस्थिरता का दौर जारी है। एनरिका लेट्टा की मेटियो रेंजी को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। इससे पहले एनरिका लेहा ने सहयोगी दलों पर असहयोग करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था। इटली में पिछले 10 महीने से चली आ रही राजनीतिक उठापटक के बीच प्रधानमंत्री एनरिका लेट्टा ने इस्तीफा दे दिया। लेट्टा इल्जाम लगाते रहे हैं कि गठबंधन सरकार के नेतृत्व करते हुए उन्हें कोई काम करने की आजादी नहीं थी। उनका कहना है कि रोजाना सरकार गिरने का खतरा और सहयोगियों का भारी दबाव उनके सहन करने की सीमा से कहीं ज्यादा था। Situation is complicated. Renzi doesn't have an electoral legitimacy, doesn't have a political majority because there's a part of the center-right inside his majority, and there are very many people who are hoping for him to fail. एनरिक लेट्टा की जगह डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख के तौर पर रेंजी को चुना गया है। फ्लोरेंस के मेयर रहे 39 वर्षीय रेंजी जल्द ही अपनी सरकार का गठन करेंगे। L'importanza e rilevanza di questa sfida, ho ringraziato il Presidente della Repubblica e gli ho assicurato che metterò in questa difficile situazione tutto l'impegno
e l'energia di cui sarò e saremo capaci. निवेशकों ने रेंजी को प्रधानमंत्री बनाए जाने का स्वागत किया है, लेकिन जिस तरह एनरिक लेट्टा को हटाने में रेंजी की भूमिका रही है, उसे देखते हुए उनके सामने मुश्किलें आना लाजमी है। इटली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती के अलावा यूरोप के राजनीतिक हालात भी रेंजी के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यूक्रेन की राजधानी कीव में हिंसा का दौर जारी है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक पुलिस और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच हुए हिंसक संघर्ष में अब तक 75 लोगों की जान जा चुकी है। सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। उधर अमेरिका और यूरोपीय संघ ने यूक्रेन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसमें वीजा प्रतिबंध, संपत्ति सील करना और दंगा रोकने के लिए जरूरी उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध शामिल है। और आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं दुनिया की बड़ी घटनाओं पर। थाईलैंड के प्रधानमंत्री यिंगलक शिनावात्रा के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। सरकार और विरोधियों के बीच संघर्ष हिंसक हो गया है। हाल में हुई हिंसा के दौरान एक पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 64 अन्य घायल हुए हैं। इस बीच सरकार ने एक बार फिर से विरोधियों को बातचीत का न्योता दिया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि वह अगवा किए गए अपने 5 सीमा रक्षकों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान की सीमा में अपने सैनिक भेज सकता है। इस चेतावनी के बाद से पाकिस्तान ने गंभीर चिंता जताई है। पाकिस्तान ने कहा है कि घटना को लेकर हुई लापरवाही पर उसे अफसोस है और मामले को आपसी बातचीत से निपटा लिया जाएगा। चीन ने सीरिया में सभी विवादों के शांतिपूर्ण हल की अपनी मांग दोहराई है। संयुक्त राष्ट्र में सीरिया से जुड़े अरब देशों के प्रस्ताव पर वोट से पहले चीन का बयान काफी अहम है। हालांकि इस प्रस्ताव पर वीटो का इस्तेमाल को लेकर चीन और रूस ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों देश इसका विरोध जरूर करेंगे। ब्राजील में होने वाले फुटबॉल विश्व कप की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच फ्लोरियानोपोलिस शहर में इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे सभी 32 देशों के टीम कोचेज लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका मकसद टीम मैनेजर्स को ब्राजील के कानून, संस्कृति और खेल सुविधाओं के बारे में बताना है। कश्मीर में एशिया का पहला बर्फ मूर्तिकला उत्सव मनाया गया। स्नो फिएस्टा 2014 नाम के इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर बनाई गई बर्फ की कलाकृतियों का दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में क्रांति की 3री सालगिरह मनाई गई। इस दौरान लोग सड़कों पर निकल आए और जमकर जश्न मनाया। हालांकि मुअम्मर गद्दाफी के पतन के बाद से लीबिया में अशांति का माहौल है। जश्न में डूबे लोगों ने उम्मीद जताई कि उनके देश में जल्द ही हालात बेहतर होंगे। पश्चिमी संगीत के लिए प्रतिष्ठित ब्रिट अवार्ड्स देने के लिए इस हफ्ते लंदन में शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगीत समूह आर्किटेक्ट मंकीज को इस साल का विजेता घोषित किया गया है। आइए आपको छोड़ जाते हैं इस समारोह की कुछ झलकियों के साथ। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।